और इन्वेस्टर फर्स्ट के कमिटमेंट को बल मिला है। आज जो योजना लॉन्च हुई है, इससे बैंक, एनबीएफसीज और प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट में 44 करोड़ लोन अकाउंट और 220 करोड़ डिपॉजिट अकाउंट, इसके जो धारक हैं, उन धारकों को सीधी राहत मिलेगी। अब आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड सभी संस्थाओं के लिए खाता धारकों की शिकायतों को दर्ज करने, ट्रैक करने और मॉनिटर करने का एक ही प्लेटफॉर्म होगा। यानी शिकायत निवारण के लिए खाता धारक को अब एक और आसान विकल्प मिला है। जैसे कि अगर किसी का बैंक अकाउंट लखनऊ में हो और वो दिल्ली में काम कर रहा हो, तो पहले होता यह था कि उसको लखनऊ के एम्बड्समैन को ही शिकायत करनी पड़ती थी, लेकिन अब उसे भारत में कहीं से भी अपनी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिल गई है। मुझे यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर फ्रॉड से जुड़े मामलों को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने इस योजना में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यापक उपयोग का प्रावधान किया है। इससे बैंक और जांच करने वाली एजेंसियों के बीच कम से कम समय में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सकेगा। जितनी जल्दी एक्शन होगा, फ्रॉड से निकाली गई रकम की रिकवरी की संभावनाएं उतनी ही अधिक होगी। ऐसे कदमों से डिजिटल पेनिट्रेशन और कस्टमर इंक्लूसिवनेस का दायरा भी बड़े विश्वास के साथ बढ़ेगा, कस्टमर का भरोसा और बढ़ेगा। साथियों, बीते सालों में देश के बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूजन से लेकर टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन और दूसरे रिफॉर्म्स किए हैं। उनकी ताकत हमने कोविड के इस मुश्किल समय में देखी है और उसके कारण सामान्य मानवीय की सेवा करने का एक संतोष भी पैदा होता है। सरकार जो बड़े बड़े फैसले ले रही थी, उसका प्रभाव बढ़ाने में आरबीआई के फैसलों ने भी बहुत बड़ी मदद की है और मैं आरबीआई गवर्नर और उनकी पूरी टीम को सार्वजनिक रूप से इस संकट काल में जिस प्रकार से उन्होंने चीजों को हिम्मतपूर्वक निर्णय किए हैं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं। सरकार द्वारा जिस क्रेडिट गारंटी स्कीम की घोषणा की गई थी, उसके तहत लगभग 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का लोन स्वीकृत किया जा चुका है। इसकी मदद से 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थियों ने अपना उद्यम और मजबूत किया है। इसमें से अधिकतर एमएसएमईज हैं, हमारे मध्यम वर्ग के छोटे उद्यमी हैं। साथियों, कोविड काल में ही सरकार द्वारा छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, जिससे 2.5 करोड़ से अधिक किसानों को केसीसी कार्ड्स भी मिले और लगभग 2.25 लाख करोड़ का कृषि ऋण भी उन्हें मिल गया। पीएम स्वनिधि से करीब 26 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जो ठेला चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, ऐसे 26 लाख लोगों को ऋण मिल चुका है।
और आप कल्पना कर सकते हैं, कोविड का इस संकट काल के बाद 26 लाख से ज्यादा हमारे स्ट्रीट वेंडर्स को इतनी बड़ी मदद मिल जाए, कितना बड़ा उनके लिए संबल हो गया। इस योजना से उन्हें बैंकिंग सिस्टम। तो यहाँ पर आप आरबीआई के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुन रहे थे। आज उन्होंने आरबीआई की 2 नई स्कीम को लॉन्च किया है, आरबीआई की तारीफ की है और बताया है कि किस तरह से आरबीआई ने एक सकारात्मक कदम उठाए हैं। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट से यूपी सरकार ने आज समय मांगा है, जिसके बाद इस मामले में यूपी सरकार के वकील हरीश साल्वे ने कोर्ट से समय मांगा और कोर्ट ने उन्हें समय दे दिया है। अब इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार यानी 15 नवंबर को होगी। आज यूपी सरकार ने कोर्ट में कहा कि हम किसी चीज पर काम कर रहे हैं, ये लगभग पूरा हो चुका है। पिछली सुनवाई में दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के लिए सुझाव मांगा था। तो ये मामला अभी जो ये सुनवाई है फिलहाल टल गई है और अब सोमवार को 15 तारीख को इस पर सुनवाई होगी। और इस वक्त हिमांशु शेखर हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में है। हिमांशु, यहां पर ये सुनवाई आज टल गई, क्या कुछ कहा गया, क्यों समय मांगा यहां पर यूपी सरकार ने? इसकी जांच को लेकर और बहुत साफ शब्दों में यह कहा था कि जब तक इस मामले में, लखीमपुर हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि सुप्रीम हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की जांच की जाए। और इस पर यूपी सरकार से कहा था कि वो अपना रुख सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे। और बिल्कुल इसी सवाल पर जब आज हियरिंग शुरू हुई तो हरीश साल्वे जो वकील हैं यूपी सरकार के, उन्होंने कोर्ट से गुजारिश की कि उन्हें कुछ और समय चाहिए इस मामले में यूपी सरकार का रुख साफ करने के लिए, क्योंकि यूपी सरकार को कई ऐसे मामले हैं, कानूनी मामले हैं जिन पर अभी फिलहाल विचार किया जा रहा है और उसके विचार के बाद वो अपनी बात, अपना रुख जो है इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट पर रखना चाहते हैं और सोमवार या मंगलवार तक का समय उन्हें चाहिए, जिसके बाद चीफ जस्टिस ने यह तय किया कि अगली सुनवाई जो है 15 नवंबर यानी सोमवार को होगी। और मुझे लगता है कि जो अब तक सवाल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से उठाए हैं और जिस तरह की जांच सुप्रीम कोर्ट चाहता है लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में, उसकी बड़ी तस्वीर अब सोमवार को साफ होगी जब यूपी सरकार इस पूरे मामले की हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज से जांच कराने की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है, इस पर अपना रुख, जो कानूनी उनका जो रुख है, स्टैंड है, वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। और साथ ही जो सवाल अब तक सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में उठाता रहा है, चाहे वो सभी गवाहों से क्यों पूछताछ नहीं की गई, जो वहां पर मोबाइल टावर्स थे उसके डाटा को अब तक सही तरीके से स्टडी क्यों नहीं किया गया है, जो वीडियो एविडेंसेस हैं उनकी साइंटिफिक लैब में अभी तक उनकी सत्यता की जांच क्यों नहीं कराई गई है, बहुत सारे ऐसे सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हियरिंग में उठाए थे। इस पर जवाब देने के लिए हरीश साल्वे ने कुछ समय मांगा है। मुझे लगता है कि अगले सोमवार को ये तस्वीर साफ होगी कि लखीमपुर हिंसा मामले में जो जांच की दिशा और दशा है वो आगे क्या रहने वाली है और यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब आगे किस तरह से जांच की दिशा को आगे बढ़ाएगा, इसकी बड़ी तस्वीर अगले सोमवार को सामने आएगी। अगले सोमवार को तस्वीर साफ हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट में जब फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, क्योंकि आज यूपी सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे हरीश साल्वे, उन्होंने वक्त मांगा था कि इस पर अभी और वक्त चाहिए पूरी स्थिति और पूरा स्टैंड जो है यूपी सरकार का क्लियर करने के लिए। फिलहाल यहां पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आज बनारस में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में शामिल होंगे और इस दौरान चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। अमित शाह कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल रहेंगे। इनके अलावा सभी 98 जिलों के जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारी, सभी 403 सीटों के प्रभारियों सहित सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। अमित शाह बनारस के बाद आजमगढ़ के दौरे पर भी जाएंगे। तो अमित शाह के दौरे के दौरान हमारे सहयोगी आलोक
पांडे पहुंचे वाराणसी के 80 घाट, जहां उन्होंने बात की वाराणसी के 2 युवाओं से। इन दोनों युवाओं का वाराणसी में क्या कुछ बदलाव हुआ है या नहीं, क्या कहना है, सुनते हैं। What do you feel about the prospects of the BJP from Varanasi and in Uttar Pradesh? I'm asking you only about the BJP because they're holding a big meeting here today and the Home Minister is coming. So what do you feel about their prospects? Okay, I just want to say that I am with BJP and I want that they can come to Varanasi and they can deal with Varanasi, they can handle it. Because when I came, basically I am from Varanasi but I live in Delhi. Okay. So when I came here, right before few week, so I came after 4 years. Okay. I didn't recognize my hometown that this is Varanasi. Okay. So I really appreciate their work and I want that they get win and they came over here only. Okay. And what do you think about the overall scenario? There are some who say that काफी price rise है. There are some who say that Nothing maybe is that if people can look everything by their method, so they had did too much in this pandemic situation for the poor peoples also. Okay. If the PM and if the BJP and the every members can't support the people, so they can't be alive in India because India is the only single country who has survived in this pandemic situation more as comparison to other countries. you think they've done a good job? With? Yeah, very well done and very appreciable job. Okay. Aryan said he won't talk, but I will put a question to him. Aryan, देखिए मैं तो पत्रकार हूँ, सवाल तो पूछ लूंगा। ये बताइए, आप बनारस से ही हैं? हाँ, बनारस से। बनारस से ही। आपके हिसाब से इस शहर में सबसे अच्छी चीज़ क्या बदली है पिछले कुछ सालों में? यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बदली हैं, जैसे गंगा घाट की सफाई, ठीक, हमारे यहाँ का रोड वगैरह, लाइट्स, ठीक है, हाँ। सफाई तो बहुत है। अच्छा, आप तो यंग वोटर हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि इस पार्ट में तो बीजेपी को सपोर्ट है, लेकिन वेस्टर्न पार्ट जो है जहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, वहाँ हो सकता है बीजेपी को पॉलिटिकली थोड़ा घाटा हो जाए। आपको क्या लगता है? अब इसके बारे में देखिए, मैं बीजेपी का बहुत सपोर्ट करता हूँ। आप ठीक है, support करते हैं। हाँ, ठीक है। तो आपको लगता है कि उनको उतना घाटा नहीं? हर एक पॉलिटिकली तो हम नहीं कह सकते, हाँ। ये तो किसानों को खुद समझना चाहिए कि हर साल तो जो है कि हर मंथ गवर्नमेंट भी पे करती है उनको, इवन मेरी मदर के अकाउंट में भी आता है। तो बट अगर हम यंगस्टर को, इवन यहाँ की जनरेशन्स को भी अगर मौका मिले तो वो खुद उनको अपने भाषा में समझा सकते हैं। इवन या तो उनके जो डॉटर हैं, सन है, जो उनके साथ रह रहे हैं, कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है काफ़ी, अगर हम पिछले 5 साल जाएं तो काफ़ी बेटर है। यहाँ के लोगों के काफ़ी इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा हुआ है एज कंपैरिजन टू दिल्ली। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। इवन मैं खुद नहीं पहचान पा रही थी कि अरे ये मेरा ही घर है, इतनी ज़्यादा सफाई, रोड्स वगैरह, तो एवरीथिंग आर वेल मेंटेन्ड एंड मैनर्ड। Thank you so much. So, these two young people feel that the BJP has done enough to get their confidence. Amit Shah is chairing this politically important meeting. Purvanchal is a big area for them. With Vineet Verma, this is Alok Pandey, NDTV.